जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा जो 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आज 11 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आपका हो चुका है। किस चीज़ का होने वाला है? तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान में रखिएगा। अभी आपसे निवेदन है कि चैनल को थोड़ा सा वीडियो जो है उसको थोड़ा सा स्पीड कर लीजिएगा, 1.3x पे देखिएगा, ताकि आप लोग को थोड़ा सा जल्दी क्लास निकल जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 75 नंबर प्रश्न तो देखिए आपका हो चुका है। 75 नंबर प्रश्न आपका हो चुका है। चलिए देखते हैं आज हम लोग 76 नंबर प्रश्न से। ये 76 नंबर प्रश्न में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या विद्रोह नेता है और सूची 2 में क्षेत्र है। बताइए कौन सा विद्रोह नेता किस क्षेत्र से संबंधित है, उसके बारे में आपको सही मिलान करना है। ध्यान रखिएगा, किसके क्या करना है, सही मिलान करना है। चलिए देखिए, ए में आपका क्या है, बेलूथप्पी। बेलूथप्पी आपका कहाँ हो जाएगा? तो बेलूथप्पी आप ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा आपका। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा इसका आंसर हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अब ठीक है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 विद्रोही नेता है, क्षेत्र है। बताइए बेलूथप्पी ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो आपका केरल से संबंधित है। बताइए तो ये बक्सी जगबंधु ये आपका कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका उड़ीसा से क्षेत्र से के नेता थे, ध्यान में रखिएगा। 80 में देखिए आपका क्या है, गोमधर कोनवार ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असम में, ध्यान में रखिएगा। दुदू मियाँ आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 77 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान किस ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर ने सफलतापूर्वक दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन हमले के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया? क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान किस ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर ने सफलतापूर्वक दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन हमले के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया? बताइएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन निकोलसन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जॉन निकोलसन जो है, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन दिल्ली की घेराबंदी के दौरान मुख्य आक्रमणकारी दल का नेतृत्व करने वाले महत्वपूर्ण ब्रिटिश कमांडर थे, ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश कमांडर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइए एक्स-ला-चैपल संधि 1748 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना, विचार करना किसके बारे में? एक्स-ला-चैपल संधि। इसमें पूरा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इस पर ध्यान देते हैं। कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है? देखिए इसके साथ ही भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। देखिए एक तो एक्स-ला-चैपल संधि के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कथन 2 में आपका है, इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास शहर पर अस्थायी रूप से अपना नियंत्रण बरकरार रखा, बिल्कुल गलत है। एक्स-ला-चैपल के संधि के संबंध में आपका कथन 2 जो है सो बिल्कुल गलत है। अगर कथन 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब फ्रांस से देखिए, आराम से थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अस्थायी कब्जा नहीं रखा था। क्या मद्रास पर अस्थायी रूप से नियंत्रण बरकरार रखा था? लेकिन नहीं, ये आपका जो है सो क्या हो जाएगा, मद्रास पर अस्थायी कब्जा नहीं रखा था। हालांकि डुप्लेक्स और बाद में बर्डोनाइस के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने यह युद्ध के दौरान मद्रास पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक नीतियाँ को कालानुक्रमण में सही ढंग से व्यवस्थित करता है? क्या बोल रहा है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक नीतियाँ कालानुक्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करता है? बताइए व्यवस्थित करता है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पहला देखिए आपका हो जाएगा, देखिए व्यक्तिगत सिद्धांत हो जाएगा, उसके बाद होगा टेलीग्राफ सेवा हो जाएगा, फिर हो जाएगा बुट्स डिस्पैच हो जाएगा, फिर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें से जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। बताइए कोलकाता के हिंदू कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में? कोलकाता के हिंदू कॉलेज के संबंध में ध्यान देना है इस पर। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है?
बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन 1 में देखते हैं, इसकी स्थापना 1817 के मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। क्या कथन 1 सही है? तो बिल्कुल कथन 1 आपका सही है। किसके बारे में? कोलकाता के हिंदू कॉलेज के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा भैया। कथन 2 में देखते हैं, डेविस हेयर और राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथन 2 जो है ये भी आपका सही है भैया, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें से आपका सही है। किसके बारे में? कोलकाता हिंदू कॉलेज के संबंध में दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 81 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 81 आपका क्या बोल रहा है, सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। देखिए कथन 1 में क्या बोल रहा है, इसे औपचारिक रूप से 1829 के विनियम 17 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिएगा कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। देखिए कथन 1 के बारे में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कथन 2 पर ध्यान दीजिए। कथन 2 आपका क्या है कि प्रारंभ में यह विनियम केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कथन 1 और कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। कथन 3 पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए इसे प्रतिबंध कि रूढ़िवादी हिंदू समाज के वर्गों की ओर से पूर्ण मौन और कई विरोध नहीं देखने को मिला। कथन 3 जो है आपका बिल्कुल गलत है भैया, ध्यान रखिए गलत 3 आपका बिल्कुल गलत है। अगर 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा कि इस प्रतिबंध का रूढ़िवादी हिंदू समाज में कड़ा विरोध किया। इसमें क्या बोल रहा, विरोध देखने को नहीं मिला, ध्यान रखिए कड़ा विरोध किया था। उन्होंने इस कानून को अपनाने अपनी पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों में ब्रिटिश हस्तक्षेप माना। रूढ़िवादी नेताओं ने विशेष रूप से राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा की स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 इसमें से आपका सही कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 की ओर। बताइएगा 1823 में लाइसेंसिंग विनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? 1823 के लाइसेंसिंग विनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं। कथन 1 में बोल रहा है आपका, इन्हें कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडमंड द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल कथन 1 आपका सही है। 2 में आपका, प्रत्येक प्रकाशक को प्रेस शुरू करने के पहले सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही। किसके बारे में? ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नाम तो बोल ही रहे लेकिन इसका आंसर तो आपको बोल रहे, इसका क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1823 के लाइसेंसिंग विनियमों के संबंध में कथन 1 कथन 2 आपका बिल्कुल अभी तक सही है। कथन 3 में है, इन्हें कठोर नियमों के विरोध में राजा राम मोहन रॉय की फारसी पत्रिका क्या है मिरात उल अकबर का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। बिल्कुल सही है। 1823 के लाइसेंसिंग विनियमों के संबंध में तीनों कथन आपका सही है। इसमें तीनों कथन में कौन सा हो जाएगा? तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों कथन इसमें से आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 83। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जाने के बाद भारत के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति की सख्ती से पालन किया और 1795 में खरदा की लड़ाई में मराठों के खिलाफ निजाम की मदद करने से इनकार कर दिया? ध्यान में रखिएगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से सुनते हैं हम लोग। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जाने के बाद भारत के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति का सख्ती से पालन किया और 1795 में खरदा की लड़ाई में मराठों के खिलाफ निजाम की मदद करने से इनकार कर दिया? तो ये आपको कौन कहते हैं? सर जॉन शोर ने कहते हैं। कौन कहते हैं? सर जॉन शोर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सर जॉन शोर ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद संभाला और 1793 से लेकर 1798 तक इस पद पर रहे। इनका कार्यकाल मुख्य रूप से गैर हस्तक्षेप की नीति के प्रति सख्त पालन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 84 की ओर। देखिए, सेंट थोमे की लड़ाई 1746 में प्रारंभिक भारतीय सेनाओं पर आधुनिक यूरोपियन अनुशासित
पैदल सेना का सर्वश्रेष्ठता को उजागर किया फ्रांसीसी और निम्नलिखित सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन फिर से सुनते हैं एक बार भैया। ये सेंट थॉमे की लड़ाई 1746 जिसने पारंपरिक भारतीय सेनाओं पर आधुनिक यूरोपीय अनुशासित पैदल सेना की श्रेष्ठता का उजागर किया, फ्रांसीसी और निम्नलिखित में से सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। मतलब निम्नलिखित में से किन सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो ये आपका लड़ी गई थी, ध्यान में रखिएगा, अनवर उद दीन के बीच। किसके लड़ी गई थी? अनवर उद दीन के बीच में लड़ी गई थी, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, सेंट थॉमे की लड़ाई, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सेंट थॉमे की लड़ाई, जिसे अडियार की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, सेंट थॉमे की लड़ाई के नाम से अडियार नाम से भी जाना जाता है, इस पर फोकस कीजिएगा। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान 1746 में लड़ी गई थी। इसे डुप्लेक्स ने नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, तो अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवर उद दीन से सुरक्षा की अपील की थी। क्या की थी? सुरक्षा की अपील की थी, ध्यान में रखिएगा। इसका सही सोल्यूशन हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 85 की ओर। देखिए अक्सर किसे भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक कहा जाता है? अक्सर किसे भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये आपका वासुदेव बलवंत फड़के को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका थोड़ा सा व्याख्यान देख लीजिए क्या होगा। वासुदेव बलवंत फड़के पुणे स्थित सैन्य वित्त कार्यकाल में क्लर्क के रूप में कार्यरत फड़के को अपनी क्या है मरणासत्र माता से मिलने की छुट्टी न मिलने के बाद ब्रिटिश शासन में मोहभंग हो गया। उन्होंने रामोशी समुदाय को संगठित करके क्या सशस्त्र संघर्ष का माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और हिंदू राज्य स्थापित करने का उद्देश्य से एक विद्रोह बल का गठन किया, ध्यान में रखिएगा। और उन्होंने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा डिफिनेशन जितना था उसका हम सभी आप लोग को बता दिए, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलिएगा कि नहीं बताएं, तो ऐसा नहीं है। देखिए सूची 1 में क्या है? शैक्षणिक संस्थान है। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ है? शैक्षणिक संस्थान दिया हुआ है। सूची 2 में क्या दिया हुआ है? संस्थापक दिया हुआ है। बताइए कोलकाता मदरसा के संस्थापक कौन है? तो आप बोलाइएगा वॉरेन हेस्टिंग है। कोलकाता मदरसा के संस्थापक कौन है? तो आपका वॉरेन हेस्टिंग है, ध्यान में रखिएगा। संस्कृति महाविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आप ध्यान में रखिएगा ये आपका जोनाथन डंकन है, ध्यान दीजिएगा। बताइए हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो आप लोग सीधा बताइएगा, हिंदू कॉलेज के संस्थापक आपका वेडियर हेयर है, ध्यान में रखिएगा, वेडियर हेयर है। अब बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज का कौन है? तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा था, एक सेकंड रुक जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा हिंदू कॉलेज वेडियर हेयर ने किस वर्ष स्थापना की थी? तो हिंदू महाविद्यालय की स्थापना 1817 में वेडियर हेयर के साथ साथ राजा राम मोहन राय और अन्य बंगाली सुधारकों का प्रमुख योगदान भी थी, ध्यान में रखिएगा। किसका? राजा राम मोहन राय का भी योगदान थी, ध्यान में रखिएगा, राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 87वां प्रश्न देखिए, उन्होंने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की और ब्रह्मा आंदोलन के प्रभाव से विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा और क्या जातिगत भेदभाव का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों के लिए काम किया, ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त अनुच्छेद में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है? बताइए किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है? तो आप लोग बताइएगा। ये आपका श्री धरलू नायडू का किया जा रहा है। किसका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए कि श्री धरलू नायडू को 1864 में केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से अत्यंत प्रेरित हुए, वेद समाज के प्रेरक बन गए। उन्होंने समाज का पुनर्गठन किया, जिसने बाद में 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 88 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित शासकों को उनकी मृत्यु के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए कौन पहले मरे थे, उसके बाद कौन मरे थे? सही उत्तर को चुनने बोल रहा है। बताइए पहला आपका बने थे सिराज उद दौला, ध्यान में रखिए, ये आपका फर्स्ट में इसका
मृत्यु हुआ था। उसके बाद आपका हुआ था, ध्यान में रखिएगा, हैदर अली का, ध्यान में रखिएगा, ये उसके बाद हुआ था आपका हैदर अली का। उसके बाद आपका हुआ था टीपू सुल्तान का, ये 3 नंबर में हुआ था। उसका रंजीत सिंह का आपका हुआ था 4 नंबर में, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, बताइए सिराज उद दौला का मृत्यु आपका कब हुआ था? बताइए सिराज उद दौला का आपका 1757 में हुआ। नामक की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव निर्णायक अपराजय प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद जुलाई 1757 के बंगाल के नवाब की हत्या कर दी गई थी। अरे देखिए, हैदर अली 1782 के मैसूर में शक्तिशाली शासक के दिसंबर 1782 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के ठीक बीच कैंसर से मृत्यु हो गई थी। कितना? कैंसर से मृत्यु हो गई थी हैदर अली का, ध्यान रखिएगा। बताइए टीपू सुल्तान, देखिए टीपू सुल्तान एक में है, 1799 में मैसूर के शेर के रूप में जाने वाला, उन्होंने मई 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की बहादुरी से रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ध्यान रखिए, राजा रंजीत सिंह का कब 1839 में उनका निधन हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। चलिए बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 का संबंध निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसके बारे में? भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन इसमें से आपका सही है, इस चीज़ पर आप लोग फोकस कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में बोल रहा है, इसने भारत के लिए राष्ट्र सचिव का सहायता के लिए लंदन में 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया। कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को रियासतों के सक्षम राजशाही का प्रतिनिधित्व करने के लिए वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई थी। कथन 2 भी जो है सबका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। क्या भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका इसमें से जो सही है। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखिए, कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो एक में देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी युद्ध के प्रकोप का तत्कालिक परिमाण था, बिल्कुल आपका सही है, कोई काट ही नहीं सकता। 2 में है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के मुख्य रूप से सूरत बंदरगाह में वाणिज्य क्या व्यापारिक अधिकारों को लेकर लड़ा गया था, बिल्कुल गलत है, 2 का बिल्कुल गलत है। 2 का हम लोग सही उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 की सूरत में व्यापारिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं था। यहाँ देखिए बोल रहा है आपका सूरत बंदरगाह, इससे आपको कोई संबंध नहीं था, ध्यान में रखिएगा। इसके बजाय यह मुख्य रूप से दक्कन के क्षेत्र में आंतरिक क्या वंशवादी विवादों से और राजनीतिक उत्तराधिकारियों को लेकर लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें से आपका सही था। इसके बारे में सही उत्तर बता दिए हैं, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कीजिए, पीछे देख लीजिए भैया। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें बोल रहा है, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। एक में आपका क्या बोल रहे हैं, देखिए उन्होंने कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा की थी, बिल्कुल कथन एक आपका सही है। किसके बारे में? श्री रामकृष्ण परमहंस के संबंध में, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। देखिए कथन 2 में आपको बोल रहा है, श्री रामकृष्ण परमहंस इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न धर्म केवल एक ही परम वास्तविकता ईश्वर तक पहुंचने का विभिन्न मार्ग है, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने जीवन काल में सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत रूप में स्कूलों और अस्पतालों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया, बिल्कुल गलत है। 3 जो है आपका बिल्कुल गलत है। 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका क्या हो जाएगा,
3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण विशुद्ध रूप में क्या है, रहस्य रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े पैमाने पर क्या संगठनात्मक कार्य, संस्थागत सामाजिक सुधार में भाग नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, चलिए भाग नहीं लिया। स्कूलों और अस्पतालों में औषधालयों में राहत संगठन का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क वास्तव में उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 इसमें आपका सही है। देखिए भी आएगा इसमें थोड़ा सा, किसी को अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसका डिफिनेशन बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा। फिक्स है, एकदम वास्तव की बात है कि हम बोलेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। 92 नंबर प्रश्न है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या है, अंग्रेजों ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। क्या कथन अभिकथन ए सही है? तो अभिकथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा। कारण आर में है, नवाब वाजिद अली शाह के निधन बिना किसी स्वाभाविक या जैविक उत्तराधिकारी के बिना ही हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत लागू हो गया। ध्यान रखिएगा। कारण आर जो है आपका सही है, कारण आर जो है आपका बिल्कुल गलत है। कारण आर जो बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। देखिए कारण आर जो है, कारण आर का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए नवाब वाजिद अली शाह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और न ही वे अवध पर कब्जा किए जाने के बाद समय मृत थे। जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो उन्हें पदच्युत कर दिया कि उनकी सत्ता छीन ली गई है और उन्हें कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 93 की ओर। प्रारंभिक ब्रिटिश बस्तियों और उनके स्थापना वर्षों के लिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए बस्ती है और वर्ष है, बताइए इसमें सही उत्तर भी आपका चुनने के लिए बोल रहा है। चलिए कौन सा बस्ती और उनका स्थापना वर्ष है? बताइए सूरत अंग्रेजी कारखाना, इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में हुआ था, सबको पता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का स्थापना कब हुआ था? 1639 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। और फोर्ट विलियम कोलकाता ये आपका 1700 ईस्वी में स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है भैया। इसमें 93 ब्रिटिश बस्तियाँ और उनका स्थापना वर्षों के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर लीजिए ना, एक बार कर लीजिए ना भैया, क्या कर रहे हैं? बड़ा भाई को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो किसको सपोर्ट कीजिएगा बताइए। तो देखिए 94 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्षेत्र में अंग्रेजों को भीषण और लंबे समय तक चले प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जगदीशपुर आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्षेत्र में अंग्रेजों को भीषण और लंबे समय तक चले प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। जगदीशपुर आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का नेतृत्व यहाँ बोल रहा है कि विद्रोह का नेतृत्व आपका किसने किया था? तो ये आपका किया था कुंवर सिंह ने किया था। सबको पता 1857 का विद्रोह आपका बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ध्यान में रखिएगा कौन किए थे? कुंवर सिंह। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप में जानते हैं। देखिए बाबू कुंवर सिंह बिहार के आरा के पास जगदीशपुर का एक प्रमुख राजपूत जमींदार थे। विद्रोह शुरू होने के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। फिर भी उन्होंने दानापुर में विद्रोह करने वाले विद्रोही सिपाहियों का कमान संभाले। वे बिहार के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का प्रमुख आयोजक और सबसे शक्तिशाली नेता बन गए। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए उनका मृत्यु कब हुआ था बाबू कुंवर सिंह का? ध्यान में रखिएगा। देखिए साबित हुए अप्रैल 1858 में युद्ध में घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई। कब हुआ था कुंवर सिंह का मृत्यु? आपका 1858 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 95। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रशासक 1840 के दशक में के दौरान उत्तर पश्चिम प्रांतों में स्थानीय भाषा शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली शुरू करने के लिए जिम्मेदार था?
जिम्मेदार था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जेम्स थॉमसन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जेम्स थॉमसन जो है से उत्तर पश्चिम प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल कब से कब तक 1843 से लेकर 1853 के दौरान जेम्स थॉमसन ने स्थानीय भाषा में शिक्षा की एक व्यापक और व्यवहारिक प्रणाली की शुरुआत की, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को उनके प्रथम प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को उनके प्रथम प्रकाशन को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, और यहाँ सही उत्तर भी चुनना है इसको। चलिए बताइए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए सजाने बोले कालानुक्रम में, तो पहला तो आपका हो जाएगा संवाद कौमुदी, ध्यान में रखिए ये आपका पहला हो जाएगा, संवाद कौमुदी आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बॉम्बे समाचार, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा क्या है, रस्त गुफ्तार, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद होगा सोम प्रकाश, ये आपका हो जाएगा चौथा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसे हटा देते हैं तो साफ हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित घटनाओं और सुधारकों पर विचार करें। किसके बारे में, निम्नलिखित घटनाओं और सुधारों पर विचार करें। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। क्या बोल रहा है, कार्यकाल से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिए। एक में देखिए क्या है, गंगा नहर खोलने की घोषणा, घटनाओं और सुधारों पर विचार करें। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। बताइए कौन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक तो गंगा नहर खोलने की घोषणा, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित हैं। दो में आपका विधवा पुनर्विवाह, ये तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित ये भी है। तीन में आपका मैसूर का विलय, ये आपका लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के नहीं है, ध्यान में रखिए लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के आपका नहीं है, इस चीज़ पर आप लोग फोकस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मैसूर का जो विलय हुआ था, मैसूर का विलय यह को लॉर्ड डलहौजी ने मैसूर को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। मैसूर का प्रशासन बहुत पहले 1831 में शासक कृष्णराज बडियार तृतीय के घोर कुशासन के आरोपों पर लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था, ध्यान में रखिएगा। आचार में क्या है, बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा था उद्घाटन नहीं किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल तीन आपका जो है सो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, बाकी ए बी और 1 2 और 4 आपका है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 98 की ओर। चलिए बताइए उन्होंने 1823 से 1828 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उसके कार्यकाल के दौरान पहला वर्मी युद्ध लड़ा गया और भरतपुर पर अंग्रेजों का कब्जा कर लिया, ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है, उन्होंने 1823 से 1828 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान पहला वर्मी युद्ध लड़ा गया और भरतपुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसमें बोल रहा है उपयुक्त अनुच्छेदों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है। बताइए किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, तो ये आपका लॉर्ड क्या हैमस्टर का किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर देखो, लॉर्ड एम हस्टर के रूप में किया जा रहा है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, लॉर्ड हैमस्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए लॉर्ड हैमस्टन ने 1823 से लेकर 1828 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल के मुख्य रूप से 2 प्रमुख सैन्य अभियानों के रूप में याद किया जाता है। पहला हो जाएगा प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, उसका हो जाएगा भरतपुर पर कब्जा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 29 की ओर, 99 की ओर। देखिए पूर्वी भारत लाभदायक व्यापार अंग्रेजों और डचों से क्या प्रतिस्पर्धा करने के लिए 1722 में ऑस्टेंड कंपनी की स्थापना की गई थी। किस यूरोपीय सम्राट ने इस कंपनी को अधिकृत किया था। मतलब किस कंपनी ने अधिकृत किया था
तो ये आपका पवित्र रोमन सम्राट ऑस्ट्रिया ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्टैंड कंपनी आधिकारिक तौर पर जनरल कंपनी ऑफ द इंडीज को दिसंबर 1722 में क्या पवित्र रोमन सम्राट और ऑस्ट्रियाई हैन क्या हैब्सबर्ग डोमेन के शासक चार्ल्स चतुर्थ द्वारा चार्टर प्रदान किया गया था। छठी, शासक चार्ल्स छठवें द्वारा चार्टर प्रदान किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमसे कुछ कहीं मिस्टेक हो जा रहा भैया, तो हम भी इंसान है, तो हमसे भी गलती हो सकता है, थोड़ा सा माफ़ करिएगा। 100 नंबर प्रश्न है, और उससे पहले भैया आप लोग प्लीज़ अब हाथ जोड़कर निवेदन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है, इसमें से कौन सा गलत है द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध के बारे में। चलिए देखिए, कथन 1 पर हम लोग ध्यान देते हैं। कथन 1 में बोल रहा है, ये लड़ाई लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल रहते हुए लड़ी गई थी। बिल्कुल सही है। 2 में आपका यह युद्ध तत्कालिक कारण क्या वर्मी राजा द्वारा ब्रिटिश मशीनरियों को देश में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करना था। कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, युद्ध का तत्कालिक कारण ब्रिटिश मशीनरियों से संबंधित नहीं था। दरअसल यह संघर्ष व्यापारिक विवादों के उपज था। रेंगून में व्यापार करने वाले ब्रिटिश लकड़ी व्यापारियों को स्थानीय बर्मा के गवर्नर द्वारा जबरन वसूली का दुर्व्यवहार का शिकायत थी। ध्यान में रखिएगा। देखिए, कथन 3 में आपका है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के निचले वर्मा पैगु पर कब्जा कर लिया गया। बिल्कुल आपका सही है। 3 जो है आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 आप में इसका सही है, लेकिन इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका 100 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपका बी जो है सिर्फ गलत है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ बोल रहा कौन सा गलत है। गलत है यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 गलत है, तो 2 में आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। केवल 2 हमको पता नहीं था, हमको लगा कौन सा सही है। 1 और 3 हम मान देते हैं कि 1 और 3 आपका सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर प्रश्न, बताइएगा, ब्रिटिश भारत का पहला अकाल आयोग जिसके साथ अकाल संहिता बनने और राहत कार्यों का प्रावधान का सिफारिश की थी, 1880 में अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था ये सर रिचर्ड स्ट्रेची को। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, 19वीं शताब्दी की स्पर्धा में आए विनाशकारी अकालों के बाद 1880 में ब्रिटिश भारत के पहले अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपका सर रिचर्ड स्ट्रोची ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर प्रश्न, बताइएगा, देखिए, गंधमक संधि 1879 जिन्होंने अंग्रेज के लिए एक वैज्ञानिक सीमा सुनिश्चित की, इस संघर्ष से पहले शरण को समाप्त करने के लिए क्या हस्तचारित की गई थी? बताइए, हस्तचारित की गई थी। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिए, देखिए, गंडमक की संधि क्या है? गंडमक की संधि मई कब किया था? मई 1879 पर ब्रिटिश सरकार, जिनका प्रतिनिधित्व सर लुई कैपग्रानी ने किया, और अफगान में अमीर याकूब खान के बीच हस्ताक्षर किए गए, जिसने द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध क्या 1878 से लेकर 1880 का पहला चरण समाप्त हुआ था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए 130 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आता है, तो क्या बोल रहा है आपका 103 नंबर प्रश्न। तो ये पानवा कृषक लीग 1873 से लेकर 1876 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? भैया यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही बोल रहा है, उसी पे फोकस करना हम लोग को। देखिए, 1 में बोल रहा है, यह आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ निर्देशित था, जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता था। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपका बिल्कुल सही। किसके बारे में? पानवा कृषक लीग।
के संबंध में कथन एक आपका सही है। कथन 2 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए पांडवा कृषक लीग बंकिम चंद्र चटर्जी और आरसी दत्त जैसे प्रमुख राष्ट्रव्यापी बुद्धिजीवियों ने किसानों के हित के लिए सक्रिय रूप से समर्थन दिया। क्या कथन 2 आपका सही है? ध्यान दीजिएगा। अरे यार माफ कीजिएगा भैया, कथन 1 जो है आपका बिल्कुल गलत है। कथन 1 आपका सही नहीं है। कथन 1 आपका पांडवा कृषक लीग 1873 से लेकर 1876 के संबंध में कथन 1 आपका गलत है। कथन 1 आपका गलत है। कथन 1 का हम लोग सही उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा, पांडवा कृषक संघ की एक आंदोलन था, ना कि कोई एक राजनीतिक या उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन। क्या था आपका, तो एक आंदोलन था, कृषि आंदोलन था। उसका सही उत्तर बता दिए हैं। 2 में आपका बंकिम चंद्र चटर्जी और आरसी दत्त जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने किसानों के हित के लिए सक्रिय रूप में समर्थन दिया। कथन 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। सही कथन छूट रहा था तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 इसमें से आपका सही है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 104 की ओर। चलिए बताइएगा, 1878 से लेकर 1879 में शुरू की गई वैधानिक सिविल सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है। तो एक में देखिए आपको क्या है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा शुरू किया गया था ताकि क्या है, मनोनयन के माध्यम से उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले भारतीयों के लिए अनुबंधित पदों का छठा हिस्सा आरक्षित किया जा सके। क्या कथन 1 सही है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका क्या है, इसे भारतीयकरण की राष्ट्रीयवादी मांगों को सफलतापूर्वक पूरा किया और स्वतंत्रता तक सिविल सेवा भर्ती का मुख्य माध्यम बना रहा। ध्यान में रखिए, कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में आपका क्या बोल रहा है, यह व्यवस्था पूरी तरह से विफल रही और राष्ट्रव्यापी मांगों को पूरा नहीं कर पाई थी। शिक्षित मध्यवर्गीय भारतीयों को प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इसे व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। ध्यान में रखिए, कड़ा विरोध किया। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, इसमें बोला कौन सा गलत है, तो यानी 2 गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो। केवल 2 इसमें से आपका गलत था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 105 की ओर। बताइएगा, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का समापन से संबंधित संधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के समापन से संबंधित संधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही हैं। ध्यान दीजिएगा, कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कथन 1 में आपका बोल रहा है, देवगांव की संधि नागपुर के भोसले परिवार के साथ हस्तांतरित की गई थी। क्या हस्तांतरित की गई थी, बिल्कुल सही है। क्या है, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के समापन से संबंधित कथन 1 आपका सही है। कथन 2 में आपका है, सूरजी अंजन गांव की संधि गलियारा ग्वालियर की संधियां के साथ हस्ताक्षरित की गई थी, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, इंदौर के होलकर के साथ क्या है, राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, बिल्कुल आपका सही है। इसमें तीनों जो है द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के समापन के संबंधित तीनों कथन आपका सही है। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, तीनों इसमें से आपका सही था भैया, ध्यान रखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, भारतीय रेलवे प्रारंभिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताइए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान देना है। देखिए 1 में आपका बोल रहा है, यह पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई और थाने के बीच खोली गई थी। ये देखिए बच्चा को पता है, जो आज 9वां 10वां में गया उसको भी ये पता है। 2 में है, इसका निर्माण कार्य के मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार के क्या खजाने से धन जुटाया गया था ताकि सार्वजनिक परिवहन का सस्ता हो सके, बिल्कुल। कथन 2 जो है आपका बिल्कुल ध्यान रखिए गलत है। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। और कथन 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत में रेलवे का प्रारंभिक निर्माण क्या वित्त पोषण ब्रिटिश सरकार के खजाने से नहीं किया गया था और न ही इसका उद्देश्य जन कल्याण के लिए सस्ता उपाय करना था। इसके बजाय इसका वित्त पोषण पुरानी गारंटी प्रणाली के तहत निजी ब्रिटिश पूंजियों द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा बोल रहा है सही है, तो ये सिर्फ एक सही है, तो इसमें तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 107वां प्रश्न पे आते हैं। तो 107वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए 1793 में शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, 1793 में शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है, चलिए बताइए आप लोग। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में एक में आपके क्या बोल रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विस्तृत का विवरण तैयार किया। क्या कथन एक आपका सही है, कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिए कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। कथन एक का हम लोग सोल्यूशन भी देखते जाएंगे। कथन एक का सोल्यूशन हो जाएगा आपका, हालांकि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान हुई थी, लेकिन इसके वास्तविक प्रशासनिक सुझाव, आधारभूत संरचना और वरिक विवरण जॉन शोर और जेम्स ग्रांट द्वारा तैयार किए गए थे। ध्यान में रखिएगा। दो में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। दो में आपका बोल रहा है, इसके जमींदारों को जमीन से पूर्ण स्वामी माना बरसते कि वे लगान चुकाते रहें। क्या कथन दो आपका सही है, तो कथन दो आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में आपका राजस्व की मांग का राजस्व हिस्सा, राज्य की हिस्सा किराया का 1/10/11 भाग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था। कथन तीन भी आपका बिल्कुल सही है। कथन चार में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कथन चार में आपका बोल रहा है, इसी पे आप लोग फोकस कीजिए। कथन चार में आपका बोल रहा है, इसी खेती करने वाले किसानों के प्रारंभिक अधिकारों की सफलतापूर्वक रक्षा और संहिताकरण किया। बिल्कुल गलत है आपका, चार आपका बिल्कुल गलत है। चार का अगर सोल्यूशन देखिए आप लोग को क्या हो जाएगा, देखिए अस्थायी बंदोबस्त कृषि करने के किसानों रैयतों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस व्यवस्था में जानबूझकर उनकी पीढ़ियों से चली आ रही भूमि पर उनके प्रारंभिक अधिकारों की अनदेखी की और उन्हें नष्ट कर दिया। ध्यान में रखिएगा, चार जगह गलत है। इसमें कौन सा सही है, तो आपका 2 और 3 आपका इसमें से सही था। 2 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 108 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफगानिस्तान के संबंध में ब्रिटिश फॉरवर्ड पॉलिसी का सही वर्णन करता है। क्या अफगानिस्तान के संबंध में ब्रिटिश फॉरवर्ड पॉलिसी का सही वर्णन करता है। इसमें बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर को चुनना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए एक में बोल रहा है, इसका सबसे आक्रामक समर्थन लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है, इसका उद्देश्य क्या स्वाभाविक रूसी विस्तार के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमा को सक्रिय रूप से सुरक्षित करना था। बिल्कुल सही है। तीन में आपका है, इसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तीनों कथन आपका सही। किसके बारे में, अफगानिस्तान के संबंध में ब्रिटिश फॉरवर्ड पॉलिसी का वर्णन करता है। तो तीनों आपका इसका कथन जो है सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, तीनों आपका इसमें से सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं 109वां प्रश्न में। देखिए 1806 के बेल्लोरो विद्रोह 1857 के विद्रोह का एक हिंसक पूर्ववर्ती था। जो मद्रास के किस ब्रिटिश गवर्नर ने इस विद्रोह को देखा था और बाद में स्थिति को संभालने के तरीके के कारण उन्होंने इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था। बुला लिया गया था। तो आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग को बुला लिया गया था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर प्रश्न की ओर। बताइएगा, देखिए अभी कथन एक है, ध्यान रखिए। अभी कथन एक में क्या है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मराठों को निर्णायक रूप से पराजित किया। बिल्कुल गलत है। अभी कथन ए जो है आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 में मराठों को निर्णायक पराजय नहीं मिली थी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ पराजित मिली थी, लेकिन यहाँ पराजित आपका नहीं मिली थी। ध्यान में रखिएगा, वास्तव में यह एक गतिरोध जैसा था। ध्यान में रखिएगा। कारण आर में देखिए आपका क्या बोल रहा है, अंग्रेजों के पास प्रारंभिक मराठा घुड़सवार सेना की तुलना में अत्यधिक अनुशासित पैदल सेना और बेहतर तोपखाना था। ध्यान में रखिएगा। इसका ये जो है आपका कारण आर आपका सही है।
इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। तो आर तो देखिए आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर ए असत है लेकिन आर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइएगा, बताइए कोलाचेल की लड़ाई 1741 में भारत के किस यूरोपीय शक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया था? क्या महत्वाकांक्षाओं को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो इसको डच को समाप्त कर दिया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए देखिए कोलाचेल की लड़ाई अगस्त 1741 में दूरदर्शी राजा मर्तांड वर्मा के नेतृत्व में क्या है, श्रवणकोर साम्राज्य की सेनाओं और एडमिरल यूस्टेशियर डी लेनॉक के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 112वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी भारत में निम्नलिखित में से किसने पश्चिम भारत में तर्कवादी और आधुनिक विचारों को फैलाने के लिए 1832 में मराठी समाचार पत्र दर्पण की स्थापना की थी? क्या है, समाचार पत्र दर्पण की स्थापना की थी? तो ये आपका किए थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में। देखिए बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1832 में मराठी समाचार पत्र दर्पण की स्थापना की। इसे सबसे पुराने मराठी समाचार पत्रों में से एक माना जाता था और इसे पश्चिम भारत के आधुनिक शिक्षा, तर्कवादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जागरूकता के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है इसमें बोल रहा है। चलिए कथन एक हम लोग देखते हैं, कथन एक देखते हैं हम लोग। इसे लॉर्ड रिपन के वायसराय के काल के दौरान पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के संबंध में इसे लॉर्ड रिपन वायसराय के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। दो में इसे वयस्क पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए काम घंटे और अस्थायियों स्थितियों को व्यापक रूप से विनियम किया गया था, बिल्कुल गलत है। दो आपका बिल्कुल गलत है। दो का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वयस्क कामगारों के संबंध में यह अधिनियम पूरी तरह से क्या अपर्याप्त था। इसमें क्या है, वयस्क पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए काम में घंटे या काम करने की स्थितियां को विनियमित नहीं किया गया था। इसके बजाय यह मुख्य रूप से बाल श्रम से संबंधित कानून था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें आपका सही था। इसके बारे में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं 114 नंबर प्रश्न की ओर। 114 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन एक है, अकारण आ रहा है। अभिकथन ए में आपको क्या बोल रहा है, इस चीज़ पे आप लोग को फोकस करना है। देखिए पश्चिम शिक्षा प्राप्त कर रहे उभरते भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग 1857 के विद्रोह में काफ़ी हद तक खुद को अलग रखा, बिल्कुल सही है। कारण आर में इन्हों गलतफहमी थी कि ब्रिटिश शासन के एक क्या आवश्यक प्रगतिशील व्यक्ति थी जो भारत के आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण में मदद करेगी, बिल्कुल सही है। और ध्यान में रखिएगा बिल्कुल सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्याख्या भी कर रहा है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 115 की ओर। बताइएगा ब्रिटिश भारत में 1843 के अधिनियम 5 के प्रावधानों के तहत क्या दास प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम को पारित करने के लिए गवर्नर जनरल जिम्मेदार था। कौन थे गवर्नर जनरल जिम्मेदार थे, कौन थे, तो ये आपका लॉर्ड एलन बारो थे। कौन थे, लॉर्ड एलन बारो थे, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम सब जानते हैं। 1833 देखिए
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं लॉर्ड एलन बारो के बारे में। देखिए क्या बोल रहा है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के दास प्रथा को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। अतः लॉर्ड एलन बारो के गवर्नर जनरलशिप के दौरान अधिनियम 5 द्वारा 1840 में ब्रिटिश भारत में इसे कानूनी रूप से समाप्त किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलन बारो हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसका पूरा डिफिनेशन में इसके बारे में चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देखिए 116, बताइए राधा स्वामी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? राधा स्वामी आंदोलन के संबंध में। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, इसकी स्थापना 1861 में आगरा के तुलसीराम द्वारा की गई थी। उन्होंने शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। क्या कथन एक आपका सही है? कथन एक आपका बिल्कुल सही है। किसके संबंध में? राधा स्वामी आंदोलन के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो पर ध्यान देते हैं हम लोग। कथन दो आपका क्या है, देखिए इस आंदोलन को गढ़ विश्वास था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा और भव्य पारंपरिक हिंदू मंदिरों का निर्माण आवश्यक है। बिल्कुल आपका गलत है, कथन दो आपका बिल्कुल गलत है। अगर इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका हम लोग सही उत्तर देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या। देखिए राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में तुलसीराम नामक एक, अरे यार इसका सही उत्तर देखिए आपका क्या हो जाएगा, दू का। राधा स्वामी आंदोलन रूढ़िवादी क्या है, हिंदू रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखता था। वास्तव में यह मूर्ति पूजा या जटिल अनुष्ठानों और मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा या पारंपरिक मंदिर का पूजा को पूरी तरह से अस्वीकार करते थे। ये पूरी तरह से अस्वीकार करते थे। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक इसमें से आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 117 की ओर। बताइए प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या बोल रहा, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-1826 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, यहाँ बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ बोल रहा है गलत है। इसमें से क्या बोल रहा है, गलत। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड हो जाइए। एक में बोल रहा है, देखिए प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के संबंध में कथन एक आपका क्या बोल रहा है, यह युद्ध बर्मा द्वारा असम और अराकान क्षेत्र में सैन्य विस्तार के कारण भड़का था, जिससे बंगाल की सीमा को खतरा पैदा हो गया था। क्या कथन एक आपका सही है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के संबंध में? तो कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। कथन दो पर ध्यान देते हैं। देखिए यह युद्ध अंग्रेजों के लिए क्या है, त्वरित रुक्तपात रहित जीत थी, जिसमें से लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये आपका बिल्कुल गलत है भैया, दो आपका बिल्कुल गलत है। अगर दो का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यह युद्ध ना तो त्वरित था और ना ही यह रक्तपात रहित। वास्तव में यह उस समय का भारतीय इतिहास में अंग्रेजी द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और सबसे खर्चीला और सबसे घातक युद्धों में से एक था। रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक इसमें से आपका सही था। चलिए अगला 118 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है आपका। देखिए उन्होंने हिंदू प्रकाश अखबारों की स्थापना की और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधारों के लिए व्यापक रूप से काम किया। वे प्रार्थना समाज से भी जुड़े थे। क्या वो प्रार्थना समाज से भी जुड़े थे? इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त अनुच्छेदों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है? तो ये आपका एमजी रनाडे का वर्णन किया जा रहा है। किसका? एमजी रनाडे का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 119 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि क्या बोल रहा है, प्रारंभिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। किसके बारे में? प्रारंभिक सुधार आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें बोल रहा है सही उत्तर को चुनना है। ध्यान दीजिएगा, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहला हो जाएगा आपका आत्मीय सभा का स्थापना, उसके बाद हो जाएगा मिरात उल अखबार के प्रकाशन, उसके बाद हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद हो जाएगा ब्रह्म सभा की स्थापना। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, देखिए पहला हो जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना,
उसके बाद आपको हो जाएगा मिरात उल क्या है अखबार का प्रकाशन, उसके बाद हो जाएगा आपका ब्रह्म सभा की स्थापना, उसके बाद आपका ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका ये आपका 3 हो जाएगा, इसके बाद सती प्रथा का उन्मूलन ये आपका हो जाएगा चौथा। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग 120 नंबर। 120 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सिंध की विजय 1843 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सिंध की विजय कब? 1843 के संबंध में। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, देखिए ठीक है, सिंध के अमीरों ने इससे पहले 1839 में अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्या कथन एक आपका सही है? तो हाँ, आप लोग बोलिए कथन एक आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में सिंधु की विजय 1843 के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही बोलिएगा। कथन दो में आपका क्या है, यह विलय काफ़ी हद तक प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में मिली अपनी क्या है अपना जनक हार की भरपाई करने की ब्रिटिश इच्छा से प्रेरित था। बिल्कुल कथन दो आपका सही है। कथन तीन में आपका क्या है, जेम्स आउटरम ने अपनी अंतिम सैन्य हमले का नेतृत्व किया जिसने मियानवी की लड़ाई में अमीरों की सेनाओं को कुचल दिया। बिल्कुल गलत है। कथन तीन जो है आपका बिल्कुल गलत है। कथन तीन का आपका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ये कथन तीन का आपका सही उत्तर आप सुनिएगा तो हो जाएगा। देखिए, अंतिम आक्रमण का नेतृत्व जेम्स आउटरम ने नहीं किया था। कौन किया था? जेम्स आउटरम ने नहीं किए थे। मेयर जेम्स आउटरम सिंध पर विजय में रेसिडेंस थे, जिन्होंने लगातार बिगड़ती बातचीत को संभाला, ध्यान रखिए संभाला, लेकिन ब्रिटिश सैन्य बलों की कमान पर चार्ल्स नेपियर ने हाथ में ली थी। नेपियर ने ही 1843 में क्या मियानी की लड़ाई में अमीरों की सेना का निर्णायक युद्ध में हराया था। ध्यान में रखिएगा। तीन का फुल सोल्यूशन बता दिए हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विजय की संधि के विजय सिंध की विजय 1843 के संबंध में कथन एक कथन दो आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो आपका सही है। अगर आप लोग को फिर से अगर सुनना है तो भैया आप लोग पीछे 10 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कीजिए और फिर से सुन लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 121। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक 1858 के विद्रोह का विफलता का जिम्मेदार थे। अतः निम्नलिखित में से कौन सा कारक 1857 के विद्रोह की सफलता का जिम्मेदार थे। तो इसका सही उत्तर आप बताइएगा। और सॉरी, वो बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान में रखिए कौन सा कथन सही है। तो एक में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, इस विद्रोह में एकीकृत अखिल भारतीय समन्वय और एक सक्षम केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। बिल्कुल कथन एक सही है। कथन दो में बोल रहा है, आधुनिक शिक्षित भारतीय बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह की विफलता का जिम्मेदार थे। कथन एक है, कथन दो आपका दोनों जिम्मेदार थे। कथन तीन में है, दिल्ली और लखनऊ में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ क्या विद्रोहियों के साथ गोरखा और सिख सक्रिय रूप से शामिल थे। बिल्कुल गलत है। तीन जो कथन जो है आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तीन का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए, गोरखा और सिख विद्रोहियों के साथ नहीं मिले थे, उन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। पंजाब में सिख राजकुमार जैसे पटियाला, नभा और जिंद के और नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा द्वारा भेजे गए गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे थे। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही कौन सा है, एक और दो आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? 1857 के विद्रोह का विफलता के कारण में। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 122 नंबर प्रश्न। देखिए 122 नंबर प्रश्न क्या, अभिकथन एक है कारण आ रहा है। अभिकथन एक में क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में नागरिकों और न्यायिक प्रशासन के उच्च पदों का क्या है व्यवस्थित रूप से यूरोपीयकरण किया है। क्या कथन है एक आपका, अभिकथन एक सही है, ध्यान दीजिएगा। तो अभिकथन एक जो है आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में कॉर्नवालिस को क्या है दृढ़ विश्वास था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक निवासी जन्मजात रूप से भ्रष्ट था और उनके उच्च पदों पर आसीन होने के लिए आवश्यक ईमानदारी का अभाव था। क्या कारण आर आपका सही है? कारण आर भी आपका सही है और व्याख्या भी करता है
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 123 की ओर। 123वां प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। कोलकाता में स्थित सदर दीवानी अदालत और क्या सदर निजामत अदालत को उच्च न्यायालयों की स्थापना से पहले क्रमशः क्या दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालयों के रूप में कार्य करती थी। मूल रूप से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए मूल रूप से किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये आपका वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित की गई थी, ध्यान में रखिएगा। देखिए बंगाल के गवर्नर और बाद के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के प्रमुख निर्माता थे। 1872 में अपनी प्रसिद्ध न्यायिक योजना के माध्यम से उन्हें रॉबर्ट क्लाइव द्वारा छोड़ी गई अवस्थिति दोहरी शासन प्रणाली को क्या प्रतिस्थापित करने के लिए न्यायालयों को एक पदानुक्रम स्थापित किया। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं हमसे मिस्टेक हुआ होगा भैया तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि 123वां प्रश्न में हमको कुछ डाउट हो रहा है। आप लोग को अगर पता हुआ तो उसका आंसर आप लोग सही कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि हम सही बताए हैं। चलिए बताइएगा 124वां प्रश्न। 1886 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? 1786 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। सही मत समझ लीजिएगा, यहाँ बोल रहा है गलत कौन सा इसमें कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक में आपका बोल रहा है क्या इसे विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल को पद स्वीकार करने के लिए राजी करने के लिए उद्देश्य अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल आपका सही है। क्या 1786 अधिनियम के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कथन दो में आपका बोल रहा है इसे गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में अपनी परिषद का निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया और उन्हें कमांडर इन चीफ का पद धारण करने की अनुमति दी। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। इसमें बोल रहा है गलत, लेकिन इसमें गलत आपका कोई भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो। इसमें कोई भी गलत आपका नहीं है, दोनों आपका इसमें सही था। चलिए 125 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। बताइएगा 1857 के विशाल विद्रोह के दौरान लंदन में संकट का सामना कर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। चलिए बताइए 1857 के विशाल विद्रोह के दौरान लंदन में संकट का सामना कर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका कौन थे, तो आपका लॉर्ड पामस्टर्न थे। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर सी पामस्टर्न थे। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा पोर्टोनोवो की लड़ाई 1781 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? पोर्टोनोवो की लड़ाई 1781 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिए। इसमें बोल रहा है सही है। चलिए कथन एक देखते हैं हम लोग। कथन एक देखते हैं हम लोग। देखिए यह द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? पोर्टोनोवो की लड़ाई 1781 के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के टीपू सुल्तान की सेना को निर्णायक रूप में पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप टीपू के तत्काल मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल गलत है आपका, ध्यान रखिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने हैदर अली के नेतृत्व में वाली मैसूर सेना का निर्णायक रूप में हराया, न कि उसे पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व वाली सेना को। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर आपका क्या जो सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक इसमें से आपका सत्य है। चलिए आगे बढ़ता हम लोग 127 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने बम्बई में वयस्क गुजराती और फारसी लोगों को शिक्षित करने के लिए 1848 में ज्ञान प्रसारक मंडली ज्ञान संवर्धन समिति की स्थापना की।
बताइए, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 128 नंबर प्रश्न की ओर। बताइए, गडकरी विद्रोह 1844 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, एक में आपके क्या बोल रहा है, गडकरी का वंशानुगत सैन्य वर्ग थे जो मराठा किलों में तैनात रहते थे, बिल्कुल सही है। दो में आपका है, उन्होंने क्या कोल्हापुर में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि उनकी पारंपरिक जमीनों और अपनी बेसिक सरकार को कर चुकाने के लिए जब्त किया गया था। कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। किसी गडकरी विद्रोह 1844 के संबंध में कथन एक और कथन दो आपका दोनों सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो आपका सही है। चलिए 129 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में तीन कठिया प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, बिहार में तीन कठिया प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, जिस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए 129 नंबर प्रश्न का क्या बोल रहा है, कथन एक बोल रहा है, इस अधिनियम के तहत यूरोपीय बगान मालिकों को स्थानीय अकाल से राहत दिलाने के लिए अपनी भूमि के 3/20 में भाग पर खाद्य फसलें उगाने का आदेश दिया गया था। कथन एक आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिए, कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। तीन कठिया प्रणाली के बारे में देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीन कठिया प्रणाली का यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा खाद्य फसलों की खेती से कोई संबंध नहीं था और ना ही इसे अकाल में राहत दिलाने के लिए बनाया गया था। वास्तव में इसने क्या स्थानीय खाद्य सुरक्षा को और हद बदतर बना दिया क्योंकि इससे भारतीय किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ भूमि को चावल या गेहूं जैसे आवश्यक अनाजों को बजाय एक खाद्य नकदी फसल नील की खेती के लिए समर्पित करने के लिए मजबूर किया। ध्यान में रखिए। दो में आपका क्या है, यह एक अत्यंत क्या है, शोषणकारी व्यवस्था थी जिससे भारतीय किसानों को कानून के अनुबंध के तहत यूरोपीय बगान मालिकों के लिए अपनी भूमि 3/20 में हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। बिल्कुल सही है। कथन दो आपका बिल्कुल सही है, एक आपका गलत था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 130 की ओर। बताइएगा, देखिए, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध निर्देशित बाघरा विद्रोह 1818 से लेकर 1819 जिसे अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। बताइए, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये आपका ओखा मंडल के क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, तो आपका ओखा मंडल के क्षेत्र में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 1 सेकंड भैया, चलिए बताइए, पंजाब में विलय और प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सही बोल रहा है। देखिए एक में आपका क्या है, देखिए, भौरों-बाल की संधि 1846 के तहत पंजाब राज्य को एक ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन रखा गया जिनके सहायक के लिए क्या रीजेंसी परिषद भी मौजूद थी। क्या कथन एक आपका सही है, ध्यान दीजिए, तो कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन दो आपका है, कथन दो क्या आपका है, नवगठिया प्रांत के शासन के लिए जॉन लॉरेंस को पहले मुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। कथन दो आपका बिल्कुल सही है। चलिए कथन दो में देखिए आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में देखते हैं आपका क्या है, बताइए, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों को निर्णायक जीत के लिए बाद जॉर्ज वर्लो ने 1849 में पंजाब को अपने स्वयं राज्य में मिला लिया था। क्या कथन तीन आपका सही है, ध्यान दीजिए, तो कथन तीन जो है आपका बिल्कुल गलत है। कथन तीन का हम लोग सही उत्तर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए, पंजाब को 1849 से गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था, न कि सर जॉर्ज वर्लो ने, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भैया अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है, अगर गलती हो रहा है, कोई ऑप्शन हम गलत पढ़ दिए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाह रहे हैं हम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।
और ये 1835 में प्रेस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? 1835 के प्रेस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। 1835 के प्रेस अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दो में से एक तो गलत होगा, देखिए, या फिर नहीं भी गलत हो सकता है। देखिए, एक में क्या है, इस अधिनियम को पारित करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता के उपाधि दी गई थी। कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। गलत चुनने बोला था लेकिन गलत नहीं है, आपका एक सही है। दो में, जिसने जॉन डलमस द्वारा 1823 में लागू किए गए कठोर क्या लाइसेंसिंग विनियमों को निरस्त कर दिया था, बिल्कुल आपका सही है। कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ना ही एक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो गलत है। इसमें गलत चुनने के लिए बोल रहा था लेकिन गलत आपका इसमें से कोई भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 133वां प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान पटना विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बताइए, 1857 के विद्रोह 1857 विद्रोह के दौरान पटना के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? चलिए बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट तो नहीं करते हैं, इसका आंसर अगर कुछ पता होता तो पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, पहले कमेंट में बता लीजिए, तब क्या हो जाएगा, पीर अली हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। 134वां प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक दृष्टिकोण उसके समर्थकों से सही सुमेलित है? अतः 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनके समर्थकों से सही सुमेलित है? बताइए, इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा यहाँ बोल रहा है सही सुमेलित है, यहाँ बोल रहा है कौन सा गलत है? चलिए बताइए, ऑप्शन से हम लोग आप देखते हैं तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। देखिए, एक में आपका बोल रहा है, देखिए, बेंजामिन डिज़राएली क्या डिज़राएली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। एक आपका देखिए बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए, एक आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका है, कार्ल मार्क्स ने इस घटना को पूरी तरह से सामंती जमींदारों का प्रतिक्रियावादी विद्रोह कहकर खारिज कर दिया, बिल्कुल गलत है। देखिए, दो जो आपका बिल्कुल गलत है, दो का अगर हम लोग सही उत्तर देखें तो क्या हो जाता है, कार्ल मार्क्स ने इस घटना को पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी समांती विद्रोह कहकर खारिज नहीं किया था। ध्यान में रखिएगा। तीन में देखिए क्या है, आरसी मजूमदार ने कहा कि ना तो पहला युद्ध था और ना ही राष्ट्रीय युद्ध था और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। ध्यान में रखिएगा। कथन तीन जो है आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही है। इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें गलत चुनने बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो इसमें से आपका गलत था, बाकी एक और तीन आपका सही था। चलिए अगला मिलान करते हैं, देखते हैं। चलिए सूची वन में आदिवासी, अरे यार, सूची वन में देखिए क्या है, सूची वन में दिया हुआ है आदिवासी या किसान नेता और क्षेत्र है। बताइए क्रमशः किस क्षेत्र से संबंधित है? आदिवासी किसान नेता है, क्रमशः किसान नेता आदिवासी किसान नेता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बंगाल से संबंधित है। इधर टोमस सोरा, ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका गोदावरी या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बताइए बुधो भगत, ये आपका कहाँ से संबंधित है? सॉरी, बुधो भगत आपका छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। बताइए वीर पांड्या कट्टा बोमन, ये आपका तिरुनेवल्ली मद्रास से संबंधित है, यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अब वीडियो को थोड़ा सा रोक के याद कर लीजिएगा। बताइएगा 1833 की त्रिपक्षीय संधि जिसने विनाशकारी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध की राजनीतिक नींव रखी, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह शुजा और किस भारतीय शासक के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे? क्या बोल रहा है, 1838 के त्रिपक्षीय संधि जिसने विनाशकारी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध की राजनीतिक नींव रखी, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाहजुजा और किस भारतीय शासक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये आपका महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला 137वां प्रश्न देखिए क्या है, किस मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रसिद्ध दस्तक फ्री पास प्रदान किया था, जिसके माल को स्थानीय क्या प्रगमन शुल्क से छूट दी थी और जिसके बाद में व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, परखुशियार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 138वां प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा। कथन एक में क्या बोल रहा है? मराठा कौन सा सही है बताइए? मराठा सेना का कमान क्या सदाशिवराव भाऊ के हाथ में थी, जबकि अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे। एक आपका बिल्कुल सही है। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका क्या बोल रहा है? देखिएगा क्या है? मराठों को राजदूतों, जाटों और सिखों के महत्वपूर्ण सैन्य सहायता मिली, जिसके युद्ध लंबा चला। बिल्कुल गलत है। तीन जो ऐसा आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि मराठों को इस विनाशकारी पराजय का सबसे अहम कारण भारत के उत्तर उनका पूरी तरह से अलग पथल पड़ जाना था। उन्हें राजदूतों, जाटों या सिख से कोई महत्वपूर्ण समर्थन नहीं मिला। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक आपका सही है। 139वां प्रश्न देखिए। भारत के पद पर रहते हुए हत्या किए जाने वाले एकमात्र ब्रिटिश वायसराय कौन थे, जिनकी हत्या अंडमान द्वीप समूह में शेर अली अफरीदी नामक के एक अपराधी ने की थी? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए एक में अगर हम लोग देखते हैं, देखिए इसकी स्थापना 1664 में राजा लुइस, ध्यान में रखिए इसकी स्थापना 1664 में राजा लुइस 14 के अधीन एक मंत्री कोलवर्ट द्वारा की गई थी। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है फ्रेंकोइस मार्टिन पुदुचेरी के संस्थापक थे, जो भारत में फ्रांसीसी सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया। रखिए कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में आपका फ्रांसीसी ने अंग्रेजों के साथ भारत में अपने विशाल क्षेत्रीय साम्राज्य को 1947 तक सफलतापूर्वक क्या बरकरार रखा था। बिल्कुल गलत है। तीन जो है आपका बिल्कुल गलत है। तीन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रांसीसियों ने विशाल क्षेत्रीय साम्राज्य क्या बरकरार नहीं रखा, बरकरार रखा था या लेकिन बरकरार नहीं रखा था। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। कितना जगह 100 ए और बी, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? ब्रिटिश निवासी है या अधिकारी है। सूची 2 में आपका क्या है? क्षेत्रीय विलय संबंध, क्षेत्रीय विलय। बताइए जेम्स आउटरम ये आपका हो जाएगा अवध से। ध्यान में रखिए जेम्स आउटरम आपका हो जाएगा अवध क्षेत्रीय से विलय हुआ था। अरे चार्ल्स नेपियर ये आपका हुआ था कब हुआ था? तो ये आपका सिंध में हुआ था। हेनरी लॉरेंस ये आपका हुआ था पंजाब में। अब बेरी क्लॉज ये आपका हो जाएगा मैसूर में। ध्यान रखिएगा और आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और थोड़ा पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 142 की ओर। बहुत मेहनत लग रहा है भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए प्लीज़ मत जाइएगा। बताइएगा रोहिल्ला युद्ध क्या? रोहिल्ला युद्ध 1774 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक की ओर से लड़ाई लड़ी? बताइए रोहिल्ला युद्ध 1764 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक की ओर से लड़ाई लड़ी? किस शासक की ओर से लड़ाई लड़ी थी? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा अवध के नवाब से लड़ी थी। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 143 नंबर प्रश्न देखिए। 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम ने पुराने सर्वोच्च न्यायालयों और सदर न्यायालयों के स्थान लिया। इस अधिनियम के तहत 1862 में किन शहरों में एक साथ उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्यान में रखिएगा कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत विद्रोह 1859 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? श्वेत विद्रोह 1859 के संबंध में। ध्यान रखिए इसमें बोला ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। एक में देखिए क्या है? यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल यूरोपीय सैनिकों
द्वारा ब्रिटिश राजशाही को स्वतः हस्तांतरित किए जाने के खिलाफ किया गया विद्रोह था। बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में है, यह घटना लॉर्ड कैनिंग के वायसराय काल के दौरान घटी हुई थी। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है। श्वेत विद्रोह 1859 के संबंध में दोनों कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 145वां प्रश्न। 1870 के दशक में क्या उत्तरार्धा ब्रिटिश टैरिफ नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? 1870 के दशक के उत्तरार्धा ब्रिटिश टैरिफ नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है। चलिए इस चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है। देखिए लॉर्ड एलनबरो ने भारत का आयात होने वाले कई प्रकार के मोटे सूती सामानों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया। कथन एक आपका बिल्कुल गलत है भैया, सीधा सीधी बात है, गलत है। देखिए आपका कथन एक आपका सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मोटे सूती कपड़ों पर आयात शुल्क समाप्त करने वाले लॉर्ड एलनबरो नहीं थे। यह कदम 1870 के दशक में क्या है उत्तरार्धा में लॉर्ड लिटन के वायसराय के काल के दौरान उठाया गया था। किसके कारण? लॉर्ड लिटन के दौरान में। लॉर्ड एलनबरो नहीं होगा, लॉर्ड रिटन हो जाएगा यहाँ पे। 2 नंबर में देखिए क्या, यह नीति बॉम्बे और अहमदाबाद के नए भारतीय वस्त्र उद्योग की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ध्यान में रखिए कथन 2 जो है आपका भी गलत है। कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में क्या हो जाएगा, इस नीति का उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग की रक्षा करना नहीं था। वास्तव में इसके बॉम्बे और अहमदाबाद जैसे शहरों में स्थित भारतीय वस्त्र मिलों को सस्ते ब्रिटिश मशीन निर्मित माल के सामने लाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर सही बोल रहा है, लेकिन सही इसमें से आपका कोई भी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ना ही 1 ना ही 2 आपका इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 146 नंबर प्रश्न की ओर। बताइएगा भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें कुछ प्रमुख प्रशासनिक पद केवल अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए आरक्षित रखे गए थे। बिल्कुल आपका कथन 1 जो है सो सही है। कथन 2 में आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में क्या ICS परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थी। ध्यान रखिए कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही था। चलिए आगे देखते हैं 147वां प्रश्न। देखिए उन्होंने 1864 में क्या है गाजीपुर वैज्ञानिक समाज की स्थापना की और बाद में मुसलमानों के बीच पश्चिमी विज्ञान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने 1864 में गाजीपुर में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की और बाद में मुसलमानों के बीच पश्चिम विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इसे अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। इसमें बोल रहा है उपयुक्त अनुच्छेद में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है। किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है? तो आपका सैयद अहमद खान का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अब भूलिएगा नहीं। 148वां प्रश्न देखिए क्या है, पंजाब में क्या निरंकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? पंजाब में निरंकारी आंदोलन के संबंध में। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। 1 में देखिए क्या है, इसकी स्थापना बाबा दयाल ने 19वीं शताब्दी में आरंभ की थी। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ये बाबा दयाल ने कब किया थे? तो 1883 से लेकर 1855 में 19वीं शताब्दी में किए थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए एक तो सही है। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा देखिए इसमें से निराकर ईश्वर की पूजा और मूर्ति पूजा का त्याग पर जोर दिया गया था। बिल्कुल सही है। 3 में है यहाँ बहावियों का सामान एक अत्यंत उग्र ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक आंदोलनों में परिवर्तित रखा गया था। बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल गलत है। और माफ़ कीजिएगा इसका सोल्यूशन हमारा 48 का नहीं लिख पाए। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका इसमें से सही था। किसके बारे में? पंजाब में
निरंकारी आंदोलन के संबंध में कथन 1 और कथन 2 आपका सही है। चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, 149वां प्रश्न, भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोला ऊपर दिए कथनों में से कितने सही है, मतलब ऊपर दिए कथनों में से कितने सही है। तो एक में आपका क्या है, अंग्रेजों ने सैनिक की भर्ती जाति या कबीले के बजाय योग्यता के आधार पर की थी, बिल्कुल सही है। 2 में भारतीय शासक सेना अधिकारियों के चयन के अक्सर योग्यता के बजाय व्यक्तिगत संपर्कों पर भरोसा करते थे, बिल्कुल सही है। 3 में आपका अंग्रेजों के पास अनुभवी नेतृत्व की कमी थी, लेकिन फिर भी वित्तीय शक्ति के कारण वे भारतीय सेना पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे, बिल्कुल गलत है। 3 आपका बिल्कुल गलत है। 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, यह कहना ऐतिहासिक रूप से गलत है कि अंग्रेज के पास अनुभवी नेतृत्व का अभाव था। वास्तव में उत्कृष्ट नेतृत्व ही उनकी सर्वोच्चता का प्रमुख कारण था। अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, आर्थर वेलेस्ली और सर आयर कूट जैसे अत्यंत सक्षम, अनुभवी और राजनीतिक रूप से कुशल नेता थे। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 और 2 आपका सही, केवल 2 कथन इसमें से आपका सही था। देखिए, आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर अगला सेट आएगा तो हम लोग फिर करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अब पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। देखिए, उन्होंने इंडियन मिरर नामक पत्रिका का स्थापना की, जो शुरू में ब्रह्म आंदोलन के मुखपत्र थी और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरी थी। तो बड़ा उपयुक्त अनुच्छेद में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, तो आपका नरेंद्र नाथ सेन का किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।